यहाँ बहुत खुश है कि बुद्ध विहार समन्वय समिति इनके द्वारा आयोजित किया गया ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये नासिक में हो रहा है। मुझे इस राष्ट्रीय अधिवेशन का स्वागताध्यक्ष बना के और स्वागताध्यक्ष की उपाधि देके समिति ने जो मुझे सम्मानित किया है, इसलिए मैं अधिवेशन कमेटी के बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस अधिवेशन का स्वागताध्यक्ष होने के नाते नासिक के सभी भाइयों और बहनों की ओर से भारत के विभिन्न राज्यों से जैसे गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लेह लद्दाख से यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं। उन सब का एक स्वागताध्यक्ष के नाते मैं बहुत ही दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के सभी भागों से जो विचारक यहाँ आए हुए हैं, नासिक जिले के और नासिक शहर के जो उपासक उपासिका यहाँ आए हुए हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस धम्मपीठ पर इस अधिवेशन के आदरणीय सम्मानीय अध्यक्ष परम आदरणीय भंते विनय बोधिप्रिय जी, भिक्षु संघ के समन्वयक परम आदरणीय भंते महास्तवीर शील रक्षित और उनके सभी भिक्षु संघ, उनको मैं अंजलिबद्ध प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया वे दिल्ली के पत्रकार और सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माननीय सुधीर राज सिंह। इस अधिवेशन के मुख्य आयोजक एवं बुद्ध विहार समन्वय समिति के मुख्य संस्थापक जो इन अधिवेशन के मार्गदर्शक हैं, वह माननीय अशोक भाऊ सरस्वती बोधि। इन सबका और विचार यह धम्मपीठ पर जो उपस्थित सभी मान्यवर हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, नासिक एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसे बौद्ध साहित्य के कुछ संदर्भों से देखा जा सकता है। पहला संदर्भ ऐसा है, बहुत सारे संदर्भ हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी देख के मैं कुछ 2-3 संदर्भों नासिक के बारे में जो बुद्ध इतिहास में है, बौद्ध वाङ्मय में है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सम्राट अशोक के समय से नासिक धम्म प्रचार का केंद्र रहा है। सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए जो 11 स्थविरों का चयन किया था और उन्हें देश के विभिन्न स्थानों पर भेजा था, उनमें से स्थविर महाधम्म रक्षित इन्हें महाराष्ट्र भेजा था। त्रिपिटक के एक जगह लिखा है, पेसेसी कत्तिके मासे तेते थेरे तही तही महारठंग महाथेर धम्म रक्षित नामकम। मतलब कार्तिक महीने में बुद्ध शासन का प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर थेरों को भेजा गया था, जिनमें थेर महारक्षित को महाराष्ट्र में भेजा गया था। ये संदर्भ में बौद्ध वाङ्मय में नासिक का संदर्भ मिलता है। बौद्ध धम्म के जम्बूद्वीप काल में महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और गुजरात के कुछ हिस्सों को मिलाकर अपरांत नाम के प्रांत से जाना जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय अपरांत क्षेत्र जो है वो वर्तमान महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, नासिक का पूरा क्षेत्र और गुजरात का सूरत और काठियावाड़, ये सभी क्षेत्र अपरांत क्षेत्र में आते थे। अपरांत प्रदेश को कहीं कहीं सूना परांत भी कहा गया है। तो ऐसा संदर्भ पहला ये नासिक के बारे में बौद्ध साहित्य में आता है। सूना परांत का दूसरा जो उल्लेख है, ये पुण्य सुत्त नाम का एक सुत्त है त्रिपिटक में। तो पुण्य सुत्त में एक संदर्भ मिलता है कि भिक्षु पुण्य धम्म प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भगवान ने उन पुण्य भिक्षु को पूछा कि आप किस क्षेत्र में धम्म का प्रचार करने जा रहे हो। तब उसका उत्तर देते हुए भिक्षु पुण्य कहता है कि मैं सूना परांत प्रदेश को जाऊंगा। भगवान ने ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भिक्षु पुण्य भगवान को अभिवादन करके अपना भिक्षा पात्र, चिवर और शयनयान लेके सूना परांत की ओर, मतलब नासिक की ओर निकला है। ऐसा ही एक संदर्भ नासिक के बारे में मिलता है। तीसरा संदर्भ जो है वो नासिक के सुप्रसिद्ध गुफाओं का है। नासिक शहर का एक ऐतिहासिक महत्व यह भी है
कि इस शहर के यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर पर प्रसिद्ध बौद्ध गुफा है, जिन्हें त्रिरश्मि गुफा नाम से जाना जाता है। ये जो गुफाएं हैं, ये सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला में एक पहाड़ी में उकेरा गई है। पहली शताब्दी के ईसा पूर्व और चौथी शताब्दी के महाराष्ट्र शासन के राज करने वाले शक और राजा नहपान के द्वारा ये तराशा गया है। ये भी एक संदर्भ मिलता है। अभी यहाँ नासिक के बारे में बौद्ध साहित्य के ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ सुनने के बाद हम बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में आते हैं। मैंने जहाँ तक अम्बेडकरिज्म का स्टडी किया है, उनमें से ये पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत ही वफादार और समर्पित अनुयायी, जिनके नाम से ये धम्मपीठ लिखा है, वो कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ भी इस नासिक से है। उन्होंने 5 साल तक कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1964 में भूमिहीन लोगों का एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आयोजित किया। जमीन उसकी होती है जो असल में खेती करता है, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं उसका क्या, ऐसा सवाल उन्होंने इस अभियान के माध्यम से शासन को पूछा था। उसके साथ साथ उन्होंने इस नासिक जिले में पिछड़ी जाति के छात्र और छात्राओं के लिए बहुत सारे छात्रावास का भी निर्माण किया है। उसके साथ नासिक का जो महत्व है, वो साहित्य क्षेत्र में अम्बेडकरवादी आंदोलन की जो पहली पीढ़ी थी, उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध विचारक थे, जिनका नाम कथाकार बाबूराव बागुल था। वो भी इस नासिक से है। उनमें उन्होंने जब मैं जाति चोरी करता हूँ, मतलब जेव्हा मी जात चोरली, मरण स्वस्थ होता है, मतलब मौत सस्ती हो रही है, बदला यानी सूड, दलित साहित्य की क्रांति, अम्बेडकरवादी भारत, ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी है जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि भारत में भी प्रसिद्ध है। उसके बाद जो संदर्भ मिलता है नासिक के बारे में, वो है लोक कवि वामन दादा कर्डक का। वामन दादा कर्डक अपने एक गज़ल में लिखते हैं कि बोल उठी हलचल जमाना बदलेगा, बोल उठी हलचल जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा, भूख से लड़कर जीना सिखाने वाले को मिल जाएगा फल, एक दिन जमाना बदलेगा। ऐसा भी एक संदर्भ नासिक के बारे में मिलता है। ऐसे बहुत सारे संदर्भ ये ऐतिहासिक नासिक शहर में मिलते हैं और इसीलिए आयोजकों ने नासिक में ये सम्मेलन रखा है। ये सारे संदर्भ भी हमें नासिक के बारे में मिलते हैं। भाइयों और बहनों, इस अधिवेशन के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो अपेक्षित वैज्ञानिक बौद्ध धम्म है, जो हम आपने सब स्वीकार किया है, वो धम्म आंदोलन की गति अगर अपने को बढ़ानी है तो कुछ सुझाव इस अधिवेशन के माध्यम से हम आपके सामने रखना चाहते हैं की आंबेडकरी आंदोलन जो है, आंबेडकरी चळवळ ज्याला आपण म्हणतो, वो गतिमान कैसे होगी, इसके बारे में हमने अंतर्मुख होकर कुछ बातें समझनी चाहिए। भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये आंबेडकरी चळवळीला गती कशी येईल याच्यासाठी काही उपाय या अधिवेशनाच्या माध्यमातून आपण सांगू इच्छितो। ते उपाय असे आहेत, हिंदीमध्ये सांगतो आहे। पहला उपाय यह है कि बौद्ध धर्म में तर्कवाद को स्वीकार करना और उसके प्रत्यक्ष आचरण में लाना, ये पहले सुझाव है। दूसरा सुझाव यह है कि प्रत्येक बौद्ध, विशेषकर युवाओं को भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र और उनके कार्य और उनका तत्वज्ञान, इनका अध्ययन करना चाहिए। आज अगर यहाँ जो 500-600 लोग बैठे हैं, उनमें से बहुत कम तरुण हैं, बहुत कम युवा हैं, तो युवाओं को भी इस आंदोलन में लेना चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा है कि भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चरित्र, उनका तत्वज्ञान और उनका कार्य, इसमें अध्ययन करना चाहिए। तीसरा जो सुझाव है, हमारे बच्चों पर बचपन से ही धम्म संस्कार होने चाहिए। उन्हें बौद्ध धम्म की विधिवत दीक्षा देनी चाहिए। होता है क्या कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें 1956 में जो दीक्षा दी है, वो हमारे दादा परदादा को दी है, लेकिन दादा परदादाओं ने हमें दीक्षा दी नहीं, इसलिए हमने हमारे बच्चों को दीक्षा दी नहीं। इसके लिए हम अगर रिकॉग्नाइज बौद्ध होना चाहते हैं तो हम आप सबका कर्तव्य है
कि अपने बच्चों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देना चाहिए। ये भी सुझाव इस अधिवेशन के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चौथा सुझाव यह है कि बौद्ध तत्वज्ञान और अम्बेडकरी विचारधारा कार्यशाला, व्याख्यान, परिसंवाद, सम्मेलन और विभिन्न प्रतियोगिता लगातार आयोजित करना चाहिए। ये अधिवेशन उसका ही एक भाग है। पांचवा जो सुझाव है, पाली भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्वान और सक्षम उपदेशकों का तथा धम्म के अभ्यासियों का एक अलग समूह बनाना चाहिए। जो बुद्ध विहार समन्वय समिति के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं, अगले सत्र में उसके बारे में भी चर्चा होगी कि बुद्ध विहार समिति का ये धम्म के प्रचार प्रसार में क्या योगदान रहेगा, पाली भाषा के प्रचार प्रसार में क्या योगदान रहेगा, ये भी हम अगले सत्र में चर्चा करने वाले हैं।